तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट टू INA। वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 23 ऑफ दी स्पेक्ट्रम बुक। ओके, स्पेक्ट्रम किताब का चैप्टर 23 आज हम पढ़ने वाले हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, सो दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर। अगर आपके पास बिपिन चंद्र सर की बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसमें चैप्टर 35 है। ठीक है, इफ यू हैव बिपिन चंद्र सर्स बुक India struggle for independence, then in this book we are going to cover chapter 35, but in spectrum we have chapter 23 that we are going to cover today. All right, so let's start the class without any delay. शुरू करते हैं। देखो, जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, वी हर्ड द टैगलाइन इन दिस मूवमेंट। फर्स्ट वॉज भारत छोड़ो, सेकेंड वॉज डू और डाई, थर्ड वॉज जय हिंद। ये सारे जो टाइटल स्लोगन्स है ना, वो हमें इसी टाइम पीरियड के दौरान 1940s के दौरान मिले हैं। ऑल दी स्लोगन्स, डू और डाई, जय हिंद, भारत छोड़ो, ये सारे स्लोगन्स हमें 1940s के टाइम पर मिले हैं। ठीक है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इट वॉज अ मूवमेंट विच शोड दैट नाउ इंडियंस आर they are fully in the mood of nationalism. They are in a mood of eradicating the British rule from India. Okay, so let's start with the class. शुरू करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का चैप्टर 23 कवर करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी कवर दिस चैप्टर, हेज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। 3 मार्च से ना नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर 2020 और 23 एस्पिरेंट्स के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एंड 23 एग्जाम, देन द चांस इज हेयर फॉर गेट गाइडेड mentorship from Unacademy Plus. तो टॉप एजुकेटर्स ऑन Unacademy Plus 1 year 2 year बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं। These batches are not just in Hindi language but also in English and bilingual language. Okay, and they are starting from 3rd March. Even the NCERT batches are also starting from 3rd of March. So complete NCERT coverage होने वाला है इन बैचेस में। अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप यूज कर सकते हो ये कोड अर्पिता10 टू गेट डायरेक्ट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो। मैंने आपको लिंक दिया है चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड सब्सक्राइब टुडे, ओके, एज पर योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास देन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 23 क्विट इंडिया मूवमेंट से हम क्लास आज शुरू करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर नोट्स एंड रजिस्टर। तो जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्विट इंडिया मूवमेंट, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस मूवमेंट इज दैट हियर दिस मूवमेंट टॉक्ड अबाउट द भारत छोड़ो टैगलाइन। यानी कि फाइनली इस मूवमेंट में यह बात की गई कि ब्रिटिशर्स को अब फाइनली यहाँ से छोड़ छाड़ कर एडमिनिस्ट्रेशन को जाना पड़ेगा। दे हैव टू लीव अस, they have to give us the freedom, they have to form our centralized government and leave India permanently. अब इंडिया को छोड़ के जाना है ब्रिटिशर्स को। ठीक है, एंड दिस भारत छोड़ो आंदोलन, इट वॉज लॉन्च्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट वॉज लॉन्च्ड एट दी बॉम्बे सेशन। बॉम्बे के सेशन में इस आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड द डेट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दिस मूवमेंट वॉज 9th of August 1942। ये था वो टाइम जब इस मूवमेंट को बॉम्बे सेशन में लॉन्च किया गया। अब देखो, लॉन्च एकदम से तो कोई चीज कर नहीं सकते। यू कैन नॉट जस्ट गो अहेड एंड लॉन्च एनीथिंग विदाउट गेटिंग इट अप्रूव्ड, विदाउट टेकिंग पीपल्स एक्सेप्टेंस, राइट? सो दैट इज वाई इन द वर्धा सेशन में, इन दी वर्धा सेशन, ठीक है, इन दी वर्धा सेशन The proposal for this movement was accepted. इस मूवमेंट का जो प्रपोजल है ना, उसको एक्सेप्ट किया गया था वर्धा सेशन में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और फाइनली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके जुलाई में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और अगस्त में इसको लॉन्च कर दिया गया। सो इन जुलाई 1942 दिस प्रपोजल वाज क्रिएटेड इन द वर्धा सेशन एंड फाइनली इन बॉम्बे। ठीक है, फाइनली इट वॉज पास्ड इन बॉम्बे। दोनों ही जगह बॉम्बे में ही है। बॉम्बे सेशन जो फाइनल सेशन होता है, उसमें इस मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, 9th of August 1942 इट इज लॉन्च्ड फॉर्मली इसको लॉन्च किया जाता है 9th अगस्त को। ठीक है, तो अलग अलग जो डेट्स दिए जाते हैं ना, सम पीपल से 1st July 1942, सम पीपल से 8th August 1942, दीज आर डेट्स व्हेन इट वाज डिस्कस्ड
ठीक है, व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड बाय पीपल. फाइनली फॉर्मली इट वाज लॉन्च्ड इन 9th of August 1942. फॉर्मली इसको 9th August 1942 को लॉन्च किया गया है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो जल्दी से बताएं. ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे जुलाई 14, 1942 इट इज accepted in the Varda session. 9th August 1942 launched at the Bombay session. Okay, now the question is that what was the reason, what was the cause behind launching this भारत छोड़ो आंदोलन. अब ये अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया गया? अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इंडियंस ने बोलना शुरू किया ब्रिटिशर्स को कि आप छोड़ के जाओ, वापस अपने घर जाओ. ठीक है, व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर कॉज बिहाइंड दिस मूवमेंट? कॉज क्या था इस मूवमेंट के बिहाइंड, तो वो समझ लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉज आता है मूवमेंट के बिहाइंड वो ये था, द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट वाज, फर्स्ट रीजन इज, पहला रीजन होता है द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था उसमें एक भी इंडियन नहीं था. ठीक है, एंड दे केम टू इंडिया टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. भाई हमारे भारत में हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हैं, एक भी इंडियन नहीं है, हमारे साथ कंसल्टेशन भी नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट इवन कंसल्टिंग विद अस. फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. सेकेंड रीजन वॉज द राइजिंग प्राइसेस. राइट इट डाउन, द राइजिंग प्राइसेस. ठीक है, द राइजिंग प्राइसेस ऑफ, एंड ऑल्सो राइट इट डाउन, एंड ऑल्सो द राइजिंग शॉर्टेजेस, राइजिंग प्राइस एंड राइजिंग शॉर्टेजेस ऑफ राइस which was a part of staple diet, of salt which was a necessity etc. ये जो necessary goods थे ना, staple diet का जो पार्ट होते हैं, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे और उनमें शॉर्टेज हो रहा था, जिस वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा कि वी वर फेड अप ऑफ दीज ब्रिटिशर्स. हम अब पूरी तरीके से परेशान हो गए थे इन ब्रिटिशर्स से. थर्ड रीजन इज कमांडियरिंग. राइट इट डाउन, द कमांडियरिंग, दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर नाउ. कमांडियरिंग ऑफ द बोट्स in Bengal and Odisha. तो बंगाल और ओडिशा में ब्रिटिश बोट्स जो नेवी थी वो अब स्टेशन हो चुकी थी. ठीक है, तो वहां की नेवी अब पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में थी. एंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशन था क्योंकि जापान के साथ हमारी बन नहीं रही थी, ब्रिटिशर्स की बन नहीं रही थी. राइट, तो उस चक्कर में सिक्योरिटी और ज्यादा कड़ी हो गई. सिक्योरिटी कड़ी हो गई तो क्या होता है, लोगों पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, स्टेपल डाइट की कमी शुरू हो जाती है, प्राइस राइज हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है. ठीक है, फोर्थ इज द faith in the British stability, because now the Japanese were also trying to invade in India. ठीक है, अब जापानीज क्या कर रहे थे, भारत में इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे. तो जो ब्रिटिश के ऊपर हमारी जो फेथ थी वो भी अब घटती चली गई. अब हमें पता था, नाउ वी न्यू दैट दीज ब्रिटिशर्स, वंस जापानीज इन्वेड इंडिया, वंस जापानीज आर सक्सेसफुल, दीज ब्रिटिशर्स विल लीव अस ऑन एट द मर्सी ऑफ दीज जापानीज. ये ब्रिटिशर्स कोई हमें प्रोटेक्ट करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर. अगर जापान ने यहाँ पर प्रेशराइज किया, इन्वेट करना शुरू कर दिया, सक्सेसफुल हो गए थे तो भाग जाएंगे ब्रिटिशर्स हमें जापान के आगे छोड़कर. देन वील बी सरेंडरिंग आवरसेल्व्स टू जापान. राइट, फिर हम उनके गुलाम बन जाएंगे. सो वी हैव नो फेथ इन ब्रिटिश स्टेबिलिटी. फिफ्थ, यहाँ पर फिफ्थ रीजन होगा रेसिज्म. द फिफ्थ रीजन इज रेसिज्म विच वॉज इंक्रीजिंग इन साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में जो रेसिज्म इंक्रीज हो रहा था, दैट इज द नेक्स्ट रीजन. ठीक है, वाई वी वर डिमांडिंग दीज ब्रिटिशर्स टू जस्ट गो बैक, लीव आवर कंट्री, वी आर इन अ पोजिशन टू हैंडल आवरसेल्व्स, तुम बस यहाँ से जाओ. ठीक है, ये हमारा डिमांड था. सिक्स्थ इज जापानीज इन्वेजन. सिक्स तो आपको पता ही है कि जापानीज वर मोर क्रूअल देन दी, मोर रूथलेस देन दी ब्रिटिशर्स. कंपेयर करें ना अगर ब्रिटिशर्स से, तो ये जो जापानीज थे ना, ये और भी ज्यादा कड़े स्वभाव के थे, और भी ज्यादा रूड और क्रूअल थे. ठीक है, तो हम ब्रिटिशर्स को फिर भी हैंडल कर पा रहे थे. जापानीज तो काफी, आप बोल सकते हो 10 कदम आगे थे ब्रिटिशर्स के, तो इनको तो हम हैंडल कर ही नहीं सकते. ठीक है, और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमें वीक बना रहे थे. दे वर मेकिंग अस वीक. राइट, दे वर हिटिंग अस ऑन आवर नीज. So that is why we wanted these Britishers to leave India to allow us to handle the situation ourselves. Okay, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर जब हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जो आप प्रीलिम्स के लिए डेट याद रखेंगे वो तो होगी आपकी 8 अगस्त. ठीक है, द डेट फॉर प्रीलिम्स दैट यू विल रिमेंबर इज 8 अगस्त. अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि बॉम्बे सेशन में कब लॉन्च किया गया, तो वो 9 अगस्त है, क्योंकि मीटिंग के दौरान फॉर्मली जो लॉन्च होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मली मीन्स ओरली,
वर्बली जब लॉन्च होता है कि फाइनली सबने अपनी सहमति दे दी है, सबने हाथ ऊपर रेस कर दिए हैं, वो होता है आपका 9 अगस्त को। ठीक है, वैसे भारत में, पूरे भारत में ऐलान हो गया था 8 अगस्त को ही। इंडियंस वर रेडी ऑन 8 अगस्त 1942 विद दिस मोर्चा, विद दिस स्लोगन भारत छोड़ो। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके, एंड दिस वाज इन दी बॉम्बे सेशन। ये आपको बात याद रखनी है कि ये बॉम्बे सेशन में हुआ था। दिस हैपेंड इन दी बॉम्बे सेशन। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंड दैट पॉइंट इज, यहाँ पर पॉइंट ये है, लिख लीजिए इस बात को, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज लॉन्च्ड बाय हुम। अब किसने इस रेजोल्यूशन को लॉन्च किया है? देखो, पहली बात तो ये है, ये रेजोल्यूशन लॉन्च होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग के दौरान। ठीक है, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है उस दौरान ये मूवमेंट लॉन्च होता है। यहाँ पर आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, CWC की मीटिंग के दौरान ये लॉन्च होता है। ठीक है, समझ आ गई? सो नाउ ओवर हियर CWC की मीटिंग होती है। ठीक है, CWC की मीटिंग के दौरान यहाँ पर ये मूवमेंट लॉन्च होता है। बेसिकली इस मूवमेंट की बात की जाती है, और उस मीटिंग के दौरान किसको लीडर नियुक्त किया जाता है? हु बिकम्स द लीडर ड्यूरिंग दिस मीटिंग? इट इज गांधी जी। ठीक है, किसको लीडर बनाया जाता है? गांधी जी को लीडर बनाया जाता है। और ये प्रपोज किसने किया? गांधी जी लीडर होंगे, ये प्रपोज किसने किया? प्रपोजल किसका आता है यहाँ पर? लिख लीजिए, दिस वॉज प्रपोज्ड बाय, राइट इट डाउन, नेहरू जी। नेहरू जी ने प्रपोज किया कि गांधी जी को लीडर होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, और इस प्रपोजल को सेकंड किसने किया, यानी कि सपोर्ट किसने किया? दिस प्रपोजल वॉज सेकंडेड बाय सरदार पटेल जी। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? इट वॉज सपोर्टेड बाय सरदार पटेल जी। ओके, सो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज टेकन इन द मंथ ऑफ जुलाई 14, 1942। 1942 जुलाई 14 को ये रेजोल्यूशन पास होता है। फाइनली 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च होता है, और नेतृत्व इसका किया जाएगा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? ऑल राइट। बट होता क्या है जब ये मूवमेंट लॉन्च हो जाता है? ठीक है, व्हेन दिस मूवमेंट इज लॉन्च, सो नाउ व्हेन दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, डू यू थिंक ब्रिटिशर्स विल बी हैप्पी? ऑब्वियसली आंसर इज नो। अब आपको लगता है क्या ब्रिटिशर्स खुश होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स तो गुस्सा ही रहेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, हमें निकालने की कैसे बात कर रहे हैं ये लोग। हाउ डेयर दे टॉक अबाउट रिमूविंग अस, हाउ डेयर दे टॉक अबाउट इरेडिकेटिंग अस फ्रॉम द कंट्री, राइट? सो दैट इज व्हाई व्हेन दिस मूवमेंट वाज लॉन्च, ब्रिटिशर्स वर वेरी अनहैप्पी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से क्या स्टेप लेते हैं? व्हाट वर द स्टेप्स दैट द ब्रिटिशर्स टुक? द स्टेप्स वर द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कांग्रेस वर्किंग कमिटी, like AICC, like प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, जो भी प्रोविंशियल लेवल पर कांग्रेस कमिटीज थी, ठीक है, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, उनको कर दिया गया इलीगल डिक्लेयर। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पहला स्टेप तो यही लिया कि कांग्रेस की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या लिया गया? इन्होंने ये जो इलीगल डिक्लेयर किया, किस एक्ट के थ्रू किया? दे कॉल्ड अप द क्रिमिनल लॉ, राइट इट डाउन, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लॉन्च किया 1908 का, ऑफ 1908। ठीक है, under this criminal law amendment act, all the congress committees and organizations, all the political organizations of Indians were declared illegal. Okay, third step इन्होंने क्या किया? they invoked the defense of India rules. इन्होंने क्या किया? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स इन्वोक किया, जिसके अंदर स्पेसिफिकली रूल नंबर 56 इन्होंने इन्वोक किया। What was rule number 56? Rule number 56 said that the assembly of public meetings, the assembly of the public meetings will be prohibited. किसी भी तरीके की पब्लिक मीटिंग अब प्रोहिबिटेड है। कोई भी असेंबली आप करोगे पब्लिक मीटिंग के लिए, वो अब बैंड है, आप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स 56 ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। दैट इज वाई नाउ द लीडर्स कुड नॉट मीट।
बट इस रूल को डिफाई करके गांधी जी, नेहरू जी सब मिलने लगे, सब ने गैदरिंग की, एवरीबडी स्टार्टेड गैदरिंग टुगेदर एंड दैट इज वाई गांधी जी वॉज अरेस्टेड। इसी वजह से गांधी जी को कर लिया गया अरेस्ट। ही वॉज अरेस्टेड and he was kept at, write it down, he was kept at the Aga Khan Palace in Pune। आगा खान पैलेस है, ठीक है, और ये पुणे में है पैलेस, ठीक है। इनको अरेस्ट किया गया एंड ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 2 years, दैट इज इन 1944। 1944 में इनको रिलीज किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिलिम्स। कहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया? आगा खान पैलेस इन पुणे ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज रिलीज्ड इन 1944। बट डोंट यू थिंक दैट द अदर नेशनलिस्ट लीडर्स आर ब्रेव इनफ? इवन अगर लीडर को कैप्चर कर लिया तो हमारा मनोबल नहीं टूटा। इवन इफ दे अरेस्टेड द लीडर, दे कुड नॉट arrest our nationalism, they could not arrest our emotions. So that is why the underground activities started. अब हमने अपने previous lectures में उषा मेहता मैम के बारे में पढ़ा था। In the previous lectures we studied about Usha Mehta ma'am, we studied about Aruna Asaf Ali, right? Remember Ram Manohar Lohia? तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन सब के बारे में पढ़ा था, उन्हीं का नाम अब रिपीट करने वाले हैं। सो नाउ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज स्टार्टेड। अब यहाँ पर शुरू क्या होती हैं? अंडरग्राउंड एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। एंड हियर हु वर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज? पर्सनालिटी के ऊपर क्लासेस आती है, क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। सो हियर डिफरेंट पर्सनालिटीज इमर्ज्ड। even if our leaders are in the prison, we will fight, we will continue our fight against the Britishers। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सनालिटी इज उषा मेहता मैम। सबसे पहले उषा मेहता मैम, शी स्टार्टेड द अंडरग्राउंड रेडियो टू पास ऑन द मैसेज ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स टू द कॉमन पासेस। ओके, सीक्रेट रेडियो इन्होंने चलाया था। सेकंड यहाँ पर आ जाती हैं अरुणा असफ अली मैम, ठीक है। सेकंड वी हैव अरुणा असफ अली, ओके। Then third we have, she also flagged the Indian flag in the Gwalior tank, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में इन्होंने झंडा फहराया था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं राम मनोहर लोहिया जी। इनका नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जी, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ, राइट इट डाउन, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट इन द कांग्रेस कमिटी। कांग्रेस की जो कमिटी है ना, उसका फॉरेन डिपार्टमेंट संभालते थे ये राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो, राइट इट डाउन, ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ, और यू कैन से ही वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दैट इज CSP। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके भी फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ, राइट इट डाउन, ही इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट क्या है? ये एक पीरियोडिकल है, एक तरीके से मैगजीन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मैगजीन है कांग्रेस सोशलिस्ट। सो ही वाज द एडिटर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड ही ऑल्सो हेल्प्ड उषा मेहता इन सेटिंग अप दिस अंडरग्राउंड रेडियो। ये अंडरग्राउंड रेडियो जो है इसको कांग्रेस रेडियो कहा जाता था। दिस वॉज नोन एज द कांग्रेस रेडियो एंड ही हेल्प्ड उषा मेहता इन स्टैब्लिशिंग दिस कांग्रेस रेडियो, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे लीडर्स आ जाते हैं JP नारायण। नेक्स्ट इज JP नारायण, ठीक है। फिर हमने सुचेता कृपलानी जी के बारे में पढ़ा था इन आर प्रीवियस क्लासेस, इन आर प्रीवियस लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स वी स्टडीड अबाउट सुचेता कृपलानी मैम ऑल्सो, ओके। आपको पता है यूपी की पहली जो आपकी चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, दिल्ली की मेयर भी बनी थी। देन वी हैव अच्युत पटवर्धन, ठीक है। देन वी हैव अच्युत पटवर्धन। फिर यहाँ पर हमारे पास आते हैं RP गोयनका। दीज आर इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड लीडर्स हु कैरिड ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ गांधी जी, ओके। यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम। देन वी हैव छोटू भाई पुराणिक, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं छोटू भाई पुराणिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं जिनको हम बोलते हैं बीजू पटनायक। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, अंडरग्राउंड लीडर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, बीजू पटनायक। अब बीजू पटनायक के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फेमस है। व्हाट इज दैट? दैट ही इज ऑल्सो नोन एज भूमिपुत्र। इनको ना भूमिपुत्र भी कहा जाता है, राइट इट डाउन। ही इज ऑल्सो नोन एज द भूमिपुत्र, ओके। व्हाई ही इज नोन एज भूमिपुत्र? बिकॉज ही रेस्क्यूड द इंडोनेशियन, राइट इट डाउन, he rescued the Indonesian resistance
फाइटर्स, इंडोनेशिया में भी स्ट्रगल चल रही थी इंडिपेंडेंस को लेकर, ठीक है, तो वहां पर भी इन्होंने इंडोनेशिया के जो रेजिस्टेंट फाइटर्स हैं उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया फ्रॉम दी डच कोलोनाइजर्स, राइट इट डाउन, फ्रॉम दी डच कोलोनाइजर्स, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो डच के जो कोलोनाइजर्स थे उनसे इंडोनेशियन लोगों को बचाया, इन्होंने रेस्क्यू किया। दैट इज वाई ही वॉज कन्फर्ड विद दिस टाइटल कॉल्ड भूमिपुत्रा। ही वॉज एन एक्सीलेंट पायलट, बहुत ही एक्सीलेंट पायलट थे और ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स में तैनात थे। तो गवर्नमेंट में रहते हुए इन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स की भूमिका निभाई, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो दैट इज वाई ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज दैट वर गोइंग ऑन। हमने पढ़ लिया अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कौन कौन सी हो रही थी। अब इसी अंडरग्राउंड एक्टिविटी के दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया था। देयर वर सम पीपल हु बॉयकॉटेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिन्होंने बॉयकॉट किया मतलब विरोध किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। हु वर दोज पीपल? फर्स्ट वी हैव द कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने बॉयकॉट किया ये मूवमेंट। सेकंड वी हैव द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को भी डिमांड्स पसंद नहीं आई बिकॉज मुस्लिम लीग वाज कीन ऑन फॉर्मिंग पाकिस्तान, इट वाज कीन ऑन इन इट्स टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम लीग पूरी तरीके से फोकस था कि जैसे तैसे भी हमें पाकिस्तान मिल जाए। सो दैट इज वाई ऑन March 23 द पाकिस्तानीज दे सेलिब्रेट द पाकिस्तान डे। ओके, ये बात याद रखनी है, March 23 जो है वो पाकिस्तान डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हिंदू महासभा was also not keen on joining Quit India movement, and princely states were also not keen on joining Quit India movement. Why? Because अगर Britishers if they go back, then there will be democracy in the country, and princely states were not in the habit of being democratic. प्रिंसली स्टेट्स तो इस हैबिट में नहीं थे कि डेमोक्रेसी को वो फॉलो करें, राइट? तो दैट इज व्हाई दे वर आल्सो नॉट कीन ऑन जॉइनिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। दीज वर द पीपल हु बॉयकॉटेड एक्चुअली द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है दैट व्हेन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च, वी हैव स्टार्टेड द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज आल्सो। पैरेलल टू द क्विट इंडिया मूवमेंट देयर वर सेवरल अदर गवर्नमेंट्स व्हिच वर फॉर्मिंग अप। क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास ही अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं जो कि बननी शुरू हो रही थी। सो ओवर हियर यू विल सी, यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट सच पर्टिकुलर गवर्नमेंट वाज, फर्स्ट इज नोन एज बालिया, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन August 1942 एंड इट वाज जस्ट इन प्लेस फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक ये गवर्नमेंट चली थी, ये गवर्नमेंट बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे। चिट्टू पांडे की लीडरशिप में बालिया गवर्नमेंट तैयार की गई। इसमें काफी सारे कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक है, एंड कांग्रेस लीडर्स को इसने इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने रिलीज भी कराया था। देखो ये छोटी छोटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, क्योंकि सारे कांग्रेस लीडर्स तो जेल में थे, जो मेजर लीडर्स थे उनको छुड़ाने का काम भी तो करना था, इसलिए और कांग्रेस कमेटी को क्या कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था, ठीक है, बैन कर दिया था। द कांग्रेस कमेटी, द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। सो दैट इज व्हाई डिफरेंट अदर पॉलिटिकल parties were formed in order to rescue the Congress leaders. Balia was one such government. Second was Tamluk. It was formed by Tamluk, किसने establish किया था, जटिया सरकार ने सितंबर में, ठीक है। Then another was your over here सतारा, ठीक है, तो यहाँ पर सतारा establish हुआ था and this सतारा was also established by YB चवन, ठीक है, इसको भी YB चवन ने establish किया था in order to release the Congress leaders from the prison. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? सो दीज वर दी पैरेलल गवर्नमेंट्स विच वर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द कांग्रेस लीडर्स। ओके, अब बात आती है जब ये मूवमेंट लॉन्च होता है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ गांधी जी? गांधी जी ने क्या डिमांड किया था जब इस मूवमेंट को लॉन्च किया था? तो पहली बात, गांधी जी ने क्या किया था, कुछ इंस्ट्रक्शंस लॉन्च किए थे, ठीक है। सो गांधी जी लॉन्च्ड सम इंस्ट्रक्शंस फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है। व्हाट वर दी इंस्ट्रक्शंस? तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को आप याद कैसे रख सकते हो, G2S3P, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। G फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, G का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सो इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स बाय गांधी जी। द इंस्ट्रक्शंस वर, डू नॉट रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, अपनी पोस्ट पर से रिजाइन मत करना।
Second instruction was show allegiance or show your support to the Congress. पोस्ट पे तैनात रहो बट अपना सपोर्ट कांग्रेस को दिखाते रहो, ठीक है. स्टे ऑन योर पोस्ट, रिमेन वेयर यू आर, बट शो योर सपोर्ट टू द कांग्रेस. दिस वाज द इंस्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स. अब यहाँ पर ये 2S का मतलब क्या है? 2S स्टैंड्स फॉर सोल्जर्स एंड स्टूडेंट्स. ओके, 2S हो गए ना यहाँ पर, सोल्जर्स एंड स्टूडेंट्स. सोल्जर्स को कहा गया डू नॉट लीव द आर्मी, डू नॉट लीव द आर्मी. आर्मी छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ठीक है. बी इन द आर्मी बट डू नॉट फायर ऑन कंपैट्रिएट्स, यानी कि जो आपके नेशनलिस्ट भाई बंधु हैं उनके ऊपर फायर मत करना, गोली मत चलाना, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. स्टूडेंट्स को कहा गया दैट इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन लीव योर स्टडीज एंड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इस मूवमेंट से फाइनली हमें आजादी मिलेगी तो अपनी पढ़ाई छोड़कर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो. देन कम्स 3P. अब ये 3P का मतलब क्या होता है? सो हियर 3P स्टैंड्स फॉर पेजेंट्स, ठीक है, पेजेंट्स हो गया. इट स्टैंड्स फॉर प्रिंसेस एंड इट स्टैंड्स फॉर पीपल who are a part of princely state, जो कि princely state का पार्ट है. PS means princely state. Peasants को कहा गया, peasants were told that if the zamindars are not in favor of the government, British government, then you can pay them the actually mutually agreed rent. Okay, अगर जमींदार जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो आप उनको रेंट दो. But if the zamindars are pro the British government, they are in favor of British government, then do not पे देम एनीथिंग. कोई भी कुछ भी टैक्स या कोई भी उनको रेंट देने की जरूरत नहीं है. ओके. देन प्रिंसेस को क्या कहा गया? दे वर सेड दैट सपोर्ट योर मासेस, योर पीपल आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, सपोर्ट देम एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ पीपल. लोगों को अपने से ऊपर रखो, आपके लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उनको सपोर्ट करो. And princely state people were instructed to support the ruler if he is anti-government. अगर आपका प्रिंस, आपका प्रिंसली स्टेट का रूलर गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उसको सपोर्ट करो, वरना उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी जी. G2S 3P याद रहेगा सबको. G means government servants, 2S means instructions to soldiers and students, 3P means instructions to peasant, prince and people of the princely states. Okay, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? Okay, so here the most important point about this Quit India movement was that there were, write it down, there were no communal clashes. देखो, मुस्लिम लीग ने या हिंदू महासभा ने ज्वाइन नहीं किया इस मूवमेंट को, बट कोई कम्युनल यानी कि कम्युनिटी के नाम पर क्लैश नहीं हुए इस मूवमेंट में. देयर वर नो कम्युनल क्लैशेस. थैंकफुली दिस वाज द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस मूवमेंट. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी हैव स्टडीड सो फार दैट 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, ठीक है. अब 1942 के बाद 44 में क्या आता है? CR फॉर्मूला. देखो, ब्रिटिशर्स अब रेडी हो गए थे. नाउ आफ्टर दिस क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स न्यू दैट वी कैन नॉट फर्दर रूल इन दिस कंट्री. पीपल आर नॉट रेडी नाउ टू एक्सेप्ट अस. अब लोग खुश नहीं है हमसे, लोग हमें छोड़ना चाहते हैं, ठीक है. तो दैट इज वाई नाउ वी हैव टू लीव. बट इफ वी आर गोइंग वी विल गो आफ्टर एक्सेप्टिंग देयर डिमांड. अगर हम जा रहे हैं तो उनकी डिमांड एक्सेप्ट करके ही जाएंगे. और डिमांड क्या थी? पार्टीशन, जो किसकी थी? मुस्लिम लीग की डिमांड थी, ठीक है. ब्रिटिशर्स भी कुछ एलिमेंट छोड़ के गए हैं फूट डालने का यहाँ पर. सो यहाँ पर CR फॉर्मूला यानी कि C राजागोपालाचारी का फॉर्मूला लॉन्च होता है, जो कि जिन्ना रिजेक्ट कर देते हैं. व्हाट वाज दिस CR फॉर्मूला दैट जिन्ना रिजेक्टेड? अब ये क्या फॉर्मूला था CR फॉर्मूला जो जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया? लेट अस लुक एट इट. तो यहाँ पर क्या होता है? C राजागोपालाचारी जी जो फॉर्मूला लॉन्च करते हैं वो फॉर्मूला होता है आपका पाकिस्तान जिससे ना बने, ठीक है. यूनिटी रहे भारतीयों में और मुस्लिम्स में और हिंदूज में. तो यहाँ पर क्या होता है? गांधी जी सपोर्टेड दिस फॉर्मूला. गांधी जी ने तो इस फॉर्मूला को सपोर्ट किया. व्हाट वाज दिस फॉर्मूला? C राजागोपालाचारी द वेटरन कांग्रेस लीडर प्रिपेयर्ड अ फॉर्मूला फॉर कांग्रेस लीग कोऑपरेशन. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कोऑपरेशन के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया 1944 में. इन विच दी C Rajagopalachari ji said that Congress will very tacitly accept Muslim League's demand for Pakistan. We will accept it, but the condition is that you have to support Congress in seeking independence from Britishers.
आपको कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो ब्रिटिशर से हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की डिमांड, ठीक है। द मेन पॉइंट इन सीआर प्लान वर दैट मुस्लिम लीग टू इंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट ये है कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है, मुस्लिम लीग की डिमांड पूरी करेंगे, बट मुस्लिम लीग को कांग्रेस के इस डिमांड को इंडोर्स करना पड़ेगा, इसका प्रचार करना पड़ेगा। किस चीज का डिमांड? इंडिपेंडेंस का डिमांड, आजादी का डिमांड, ठीक है। पहला तो ये था। सेकंड कंडीशन वाज लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट सेंटर। सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का जो हमारा डिमांड है, लीग उसको एक्सेप्ट करेगा, कांग्रेस को कोऑपरेट करेगा। Muslim League will cooperate with us in forming the government at center. And after the end of the war, the entire population of Muslim majority areas, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, इंडिया में जितने मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, वहां प्लेबिसाइट के थ्रू डिसाइड होगा कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं। मतलब पब्लिक वोटिंग होगी, सब लोग जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वहां पर वोट करके बताएंगे उनको पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब जिन्ना इसके खिलाफ क्यों थे? क्योंकि यहां पर जिन्ना बोल रहे थे कि प्लेबिसाइट किस बात का, जब हम कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ प्लेबिसाइट आर यू टॉकिंग अबाउट? यानी कि जिन्ना जी को लग रहा था हो सकता है ये कांग्रेस प्लेबिसाइट के थ्रू पाकिस्तान की डिमांड को खारिज कर दे, ठीक है। और जिन्ना जी तो एडमेंट थे, मुझको तो रूल करना है, मुझे सेपरेट कंट्री चाहिए रूल करने के लिए। उनके एम्बिशंस बिल्कुल हाई थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला मैं नहीं मानता ये सीआर फॉर्मूला। गांधी जी सपोर्टेड इट कि ठीक है ये फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट है, बट जिन्ना सेड आई एम नॉट इनटू दिस, आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप, मैं नहीं गिरने वाला इस ट्रैप में, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस। सो फाइनली देसाई लियाकत पैक्ट आता है। चलो एक से नहीं माने तो दूसरा प्रपोजल, नाउ द सेकंड प्रपोजल, द देसाई लियाकत पैक्ट केम अप। अगेन इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब जिन्ना वॉज एडमेंट ऑन हिज डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। जिन्ना बिल्कुल एडमेंट है कि मुझको तो सेपरेट स्टेट चाहिए, आई वॉन्ट सेपरेट पाकिस्तान फॉर मी। व्हाट वाज इन देसाई लियाकत पैक्ट? तो यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशंस रखी जाती हैं और ये पैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, भूलाबाई देसाई और आपके मुस्लिम लीग के जो डेप्यूटी लीडर थे जिनका नाम था लियाकत अली खान। दैट इज वाई देसाई लियाकत पैक्ट है, ठीक है। सो टू कंडीशंस वर देयर, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड द लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब पाकिस्तान मत बनाओ, डू नॉट डिमांड फॉर पाकिस्तान, वी विल गिव यू इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल लेजिस्लेचर में हम आपके ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम लीग से भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। एंड सेकंड वाज 20% रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो जिन्ना ने बोला जब मैं अपना खुद का पाकिस्तान बना सकता हूं, वहां हम सब अपने मन से मेजोरिटी के बेसिस पे रूल कर सकते हैं, तो ये 20% सीट्स का मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अगेन दिस वाज आल्सो रिजेक्टेड, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आता है वेवल प्लान। नाउ कम्स द वेवल प्लान। ना देसाई लियाकत पैक्ट चला, ना सीआर फॉर्मूला चला। ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू लीव इंडिया, सो ब्रिटिशर सेड अंटिल एंड अनलेस वी फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट इन इंडिया वी विल नॉट लीव। जब तक हम यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट ना बना दे हम नहीं जाएंगे। क्या भरोसा आप फिर से बिखर जाओ, राइट। तो इसलिए वेवल प्लान लेकर आए। सो द वॉर इन यूरोप केम टू एन एंड इन 1945, बट अभी भी जापानीज थ्रेट था। ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो अफ्रेड कि हम जाएंगे तो जापान एंटर कर लेगा इंडिया में, दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ दैट। सो दैट इज वाई द वेवल प्लान केम, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, इस प्लान के अंदर कहा जाता है कि ये जो प्लान है, ऐसा कांग्रेस लीडर्स कहते हैं कि इंडिया को, नॉट जस्ट इंडिया, कांग्रेस को हिंदू कास्ट के सपोर्टर के तौर पे पेंट करने के लिए ये प्लान तैयार किया गया था। इसलिए इस प्लान को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज तैयार की गई। डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनमें से एक सिक्स थे, क्रिश्चियंस थे, एटसेट्रा। इस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी बनाई गई। तो कांग्रेस लीडर सेड व्हाई आर यू कैटेगराइजिंग पीपल ऑफ इंडिया इनटू दीज कम्युनिटीज, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, व्हाट इज इट, दिस इज डिवाइडिंग। ये तो आप डिवाइड कर रहे हो हमको, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अस, यू आर ट्राइंग टू पेंट कांग्रेस इन अ हिंदू कास्ट सपोर्टर पिक्चर। आप तो हमको कलर दे रहे हो हिंदू कास्ट सपोर्टर्स का, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो इक्वालिटी रख रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है। आप तो डिफरेंस बना के भागना चाहते हो। किस तरीके की बात है ये आपकी, राइट। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर क्रिएटिंग डिवीजन इन कंट्री एंड यू आर गोइंग टू एस्केप, राइट। उस डिवीजन को तो हमको सहना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वाई अगेन दिस प्लान वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। इस प्लान के भी खिलाफ थे। देन वी हैव द माउंट बैटन प्लान। फिर हमारे पास माउंट बैटन प्लान आता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ मीनवाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, मीनवाइल another important event was taking place and that is
फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। जब ये सब हो रहा था तो इंडियन नेशनल आर्मी, एक और इवेंट यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। अब जब हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं, सुभाष बोस जी को तो हम मिस ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मिस दिस पर्सन व्हेन वी टॉक अबाउट INA, सुभाष चंद्र बोस, राइट। अब ऐसा माना जाता है कि ही वॉज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। He was a very clever, very intelligent man, very strategic person. He passed the civil service examination, ठीक है, and scored the 4th rank, all India rank 4th आई थी उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स मुश्किल कर देते थे एग्जाम पास करना। At that time Britishers could not allow any Indian to clear this exam, तो उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, जिसको हम ICS बोला करते थे उस टाइम पर, उसको क्लियर भी किया एक अटेम्प्ट में, इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 4, ओके। एंड देन आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम ही रिजाइंड, शोइंग द ब्रिटिशर्स दैट वी इंडियंस आर वेरी मच केपेबल टू रूल, यू नो, स्टेइंग इन योर ओन गवर्नमेंट, आपके खुद के गवर्नमेंट में रहकर हम रूल करने के काबिल हैं, ठीक है। एंड ही रिजाइंड इन 1921। तो बेसिकली ये एग्जाम एक सिंबॉलिक उनकी विक्ट्री थी, इट वाज अ सिंबॉलिक विक्ट्री। वो दिखाना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि हम भारतीयों को कम मत समझ लेना बेटा, ठीक है, हम तुमसे ज्यादा बढ़िया तरीके से रूल कर सकते हैं, जितना तुम हमें कम आंकोगे उतना ज्यादा तुम्हें हम शॉक देंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड ही रिजाइंड इन 1921 एंड आफ्टर रिजाइनिंग ही ज्वाइंड कांग्रेस। रिजाइन करने के बाद इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, बट later on he left Congress because of ideological differences with Gandhi ji. He did not like Gandhi ji's philosophy of non-violence. महात्मा गांधी जी की जो फिलोसफी थी नॉन वायलेंस की, उसको ये पसंद नहीं करते थे, ठीक है। दैट इज वाई ही लेफ्ट कांग्रेस, ओके। एंड नेहरू जी ही लाइक्ड गांधी, सपोर्टेड गांधी जी फिलोसफी। नेहरू जी तो गांधी जी की जो फिलोसफी है उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो ये उन्हें जमा नहीं। अब होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये कैलकाटा के मेयर भी बनते हैं इन द मीन टाइम। ही ऑल्सो बिकम्स दी, इन द मीन टाइम ही बिकम्स द मेयर ऑफ कैलकाटा इन 1923, ओके। एंड हिज पॉलिटिकल गुरु वॉज, राइट इट डाउन, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है। हिज नेम वॉज चित्तरंजन दास, ही वॉज दी पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। अब होता क्या है, जब ये छोड़ देते हैं कांग्रेस को, व्हेन ही लीव्स कांग्रेस इन 1940 ही स्टार्ट्स एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, राइट इट डाउन, ही स्टार्ट्स एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मार्च में इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन मार्च ही स्टार्ट्स दिस कॉन्फ्रेंस एंड ही इन April 6 he says that no help will be given in the imperialistic war. ये ब्रिटिशर्स का जो युद्ध चल रहा है ना, इसमें हम अपनी तरफ से ना आदमी का, ना मटेरियल का, ना पैसे का हेल्प देने वाले हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं, ठीक है। एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले इन ब्रिटिशर्स के साथ। दे वर सेइंग दैट सपोर्ट अस एंड वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे, हमें सपोर्ट करो, हम तुमको आजादी दे देंगे, राइट। सो सुभाष चंद्र बोस जी ही सेड, we are not going to support you, we are not going to enter into any compromise, we are not a fool, हम पागल थोड़ी हैं। तो हम यहाँ पर ना तुमको आदमी की हेल्प देंगे, लेबर से हेल्प करेंगे, ना पैसे का हेल्प करेंगे, ना मटेरियल का हेल्प करने वाले हैं। अपनी जंग खुद लड़ो, हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ही वेंट टू रशिया, सुभाष चंद्र बोस रशिया जाते हैं टू टेक द हेल्प ऑफ रशिया इन ऑर्डर टू इरेडिकेट ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत से ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने के लिए रशिया तक जाते हैं, बट रशिया अपना साइड बदल लेता है, रशिया फ्लिप्स। सो सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी अपसेट विद दैट, बट देन ही डिड नॉट लूज होप, ही गोज टू जर्मनी। और हर कंट्री में ये नाम बदल कर जाते हैं, ठीक है। इन एवरी कंट्री ही गोज बाय अ चेंज नेम। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, हिज नेम वॉज ऑरलैंडो मजोटा। जर्मनी में ना इनका नाम क्या था, ऑरलैंडो मजोटा। अपनी पर्सनालिटी को, अपने नाम को, अपनी पहचान को छुपा के रखते हैं। ही गोज एज ऑरलैंडो मजोटा, ही टॉक्स विद हिटलर, हिटलर से थोड़ी बातचीत करते हैं, ठीक है। और हिटलर से बातचीत करने के बाद ये उनसे सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है जर्मनी में, बिकॉज जर्मनी वॉज नॉट इन गुड टर्म्स विद ब्रिटेन, जर्मनी जो था ना वो ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध नहीं थे उनके, तो जर्मनी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, ओके। तो जर्मनी में क्या होता है, एक फ्रीडम आर्मी तैयार होती है। जर्मनी में
फ्रीडम आर्मी तैयार होती है जो आईएनए का ही स्वरूप होती है, इट बिकम्स आईएनए लेटर ऑन। और ये जो फ्रीडम आर्मी होती है हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट, राइट इट डाउन, इट इज नोन एज मुक्ति सेना। ठीक है, फ्रीडम माने मुक्ति, सेना मतलब आर्मी, मुक्ति सेना। ओके, और मुक्ति सेना में सोल्जर्स कौन होते हैं? प्रिजनर्स ऑफ वॉर। दीज आर दी प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन। जर्मनी में जितने भी इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ना, जो प्रिजनर के वॉर में प्रिजन में ले लिए गए थे, इनके अरेस्ट कर लिए गए थे, ठीक है, बंदी जो थे, दे वर कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली, सो दीज वर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दे वर रिलीज्ड, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ फ्रीडम आर्मी। इनको रिलीज करके फ्रीडम आर्मी का पार्ट बनाया गया। ठीक है, और ये जो आइडिया था ना फ्रीडम आर्मी बनाने का, ये आइडिया किसका था? सुभाष चंद्र बोस का आइडिया नहीं था, ये आइडिया था मोहन सिंह का। ही इज द वन बिहाइंड दिस आइडिया। ठीक है, मोहन सिंह का आइडिया था। ये आइडिया इन्होंने सिंगापुर में शेयर किया था। ओके, ही शेयर दिस आइडिया इन सिंगापुर। ओके, और जर्मनी में जब फाइनली हिटलर से मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस और उनका सपोर्ट ले लेते हैं, देन ही गेट्स द टाइटल ऑफ नेताजी। यहाँ पर इनको टाइटल मिलता है नेताजी। ही गेट्स द टाइटल ऑफ नेताजी इन जर्मनी व्हेन ही सक्सेसफुली टुक द सपोर्ट ऑफ जर्मनी। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। तो जर्मनी में क्या होता है, ये एक स्लोगन देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ही गिव्स अ स्लोगन एंड दैट वाज जय हिंद। ये जो जय हिंद आप स्लोगन बोलते हो ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में एट फ्री इंडिया सेंटर ये स्लोगन लॉन्च किया था, एट दी फ्री इंडिया सेंटर। ओके, पॉइंट क्लियर? अब आता है पॉइंट आपका सितंबर 1942। देखो आईएनए भी ना 2 फेजेस में तैयार हुआ है, फेज 1, फेज 2। तो फेज 1 जो है वो सितंबर 1942 में होता है, जब आईएनए का पहला डिवीजन क्रिएट किया जाता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ आईएनए इज क्रिएटेड, जिसमें 16,300 आदमी ज्वाइन करते हैं। 16,300 men join in September 1942, the first division of INA. Okay, and then the second phase of INA, where Subhash Chandra Bose he arrives at, write it down, he arrives at Singapore, जहाँ पर मोहन सिंह ऑलरेडी प्रेजेंट है। सिंगापुर जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एंड हियर वी हैव मोहन सिंह एंड रास बिहारी बोस। यहाँ पर हमारे पास मोहन सिंह भी हैं और रास बिहारी बोस भी हैं। बोस जी जब सिंगापुर आते हैं उससे पहले ही रास बिहारी बोस ने यहाँ पर कह सकते हो आप कुछ 19 या 20 हजार लोगों की एक आर्मी बनाई होती है ऑलरेडी। मतलब बोस ने आकर सिर्फ यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने आकर सिर्फ कमांड संभाली है, तैयारी सारी सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने की है। All the preparation, everything was done by Rash Bihari Bose. Okay, Subhash Chandra Bose arrived in September, in the Singapore, right, in the 1942 era only. ठीक है, 1942 के पीरियड में ही वो सिंगापुर जाते हैं और कमांड संभालते हैं। ठीक है, राश बिहारी बोस ही फॉर्म द इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो ऑल्सो। और जितने भी आपके नेचुरलाइज्ड सिटीजन थे ना, इंडियन थे बट जापान के नेचुरलाइज्ड सिटीजन थे, उनको वो आईएनए में शामिल कर लेते हैं और सुभाष चंद्र बोस को एक बनी बनाई इंडियन नेशनल आर्मी प्रदान करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द लीडरशिप। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, लेट मी नो इफ द पॉइंट्स आर क्लियर। ऑल राइट, चलो यहां तक पॉइंट्स क्लियर है मतलब। सो नाउ ओवर हियर आई विल शो यू अनदर स्लाइड। मैं एक और स्लाइड आपको दिखा देती हूँ, उससे हेल्प होगी। ठीक है, ओवर हियर दिस इज विजिबल एवरीवन। ठीक है, ये विजिबल है ना? तो यहाँ पर क्या होता है आप देखोगे, आईएनए का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है बर्मा में, इन रंगून। ठीक है, रंगून कहाँ है? बर्मा में ही है। सो सिंगापुर से रंगून आ जाता है हेडक्वार्टर, फ्रॉम सिंगापुर इट टर्न्स टू रंगून। ओके, एंड इन 1943 में यहाँ पर आप देखोगे दैट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर गिवन बाय जापान टू आईएनए। देखो जापान से आईएनए बोलता है कि हमें ब्रिटिशर्स से मुक्ति चाहिए, और जापान तो चाहता ही है ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना। ठीक है, जापान वांटेड ब्रिटिशर्स टू गो फ्रॉम इंडिया, so that is why Japan supported Indian National Army, and that is why they gifted Andaman and Nicobar Islands to Indian National Army, and these islands were later renamed as Shahid Dweep and Swaraj Dweep. बाद में अंडमान आइलैंड का नाम रखा गया शहीद द्वीप, निकोबार आइलैंड का नाम रखा गया स्वराज द्वीप। ओके, एंड इन 1944 सुभाष चंद्र बोस ही कॉल्ड महात्मा गांधी जी,
ठीक है, ऑन दी आजाद हिंद रेडियो एज द फादर ऑफ नेशन, एंड सुभाष चंद्र बोस इज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो। वैसे सुभाष चंद्र बोस का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वो गांधी जी के साथ था। He was not on good terms with Gandhi ji as far as the ideological point of view is concerned, but he was the first person to call Mahatma Gandhi ji as the father of nation through the Azad Hind Radio in 1944. ठीक है, because all of the nation was under the guidance of Mahatma ji only. गांधी जी के गाइडेंस में ही सारे एक्टिविटीज इंडिया में चल रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को आप बोल सकते हो राष्ट्रपिता का खिताब भी दिया। एंड इन 1945 जापान एंड इंडियन नेशनल आर्मी बोथ सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, क्योंकि जापान को वापस जाना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा, और सपोर्ट हट गया आईएनए से, तो आईएनए को भी सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। सो वी विल समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। समराइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। Why launch a movement? Because of failure of Cripps mission, because of low faith on British stability. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे अब विश्वास नहीं था। ठीक है, फीलिंग ऑफ इमिनेंट ब्रिटिश कोलैप्स बिकॉज ऑफ जापानीज इन्वेजन। ओके, देन हमारी AICC की मीटिंग होती है 1942 में, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लॉन्च होता है, वो हमने पढ़ा। August 9, 1942 ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। 8 को तो ये लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, नेक्स्ट डे ही सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। देन वी स्टडीड CR फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, बोथ वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, दोनों को ही रिजेक्ट किया गया। वेवल प्लान अगेन रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। देन वी स्टडीड अबाउट सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड फेज पढ़ा आईएनए का, एंड फाइनली द रिट्रीट ऑफ आईएनए। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? So you will get the PDF of this lecture on my Telegram channel. ठीक है, Simplifying UPSC with Ease is the name of the Telegram channel, जहाँ पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर you will be getting the PDF of the class. All right. And also from 3rd March new batches are starting. Do not forget to join, subscribe this particular batch, because देखो NCERT कवरेज भी हो रहा है यहाँ पर। So if you want to take 10% डिस्काउंट ना, you can use this code अर्पिता10। आप ये कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो अर्पिता शर्मा क्लासेस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये 10% डिस्काउंट के लिए कोड है, मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।